इस सेट में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंता को बढ़ावा देता है। मैंने आपको बताया था जो है चिंतन के बारे में। दो प्रकार के चिंतन होते हैं, अपसारी और अपसारी। ठीक है, अभिसारी और अपसारी। तो जो अपसारी चिंतन वाले बालक होते हैं उनको हम रचनात्मक बालक होते हैं उनकी श्रेणी में रखते हैं। तो पहला दिया हुआ है, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। दूसरा है, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। तीसरा है, आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं। आपके देश का नाम और व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। समझते हैं हम। दिया है, आपके शहर का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन हो जाएगा। डायरेक्ट मैप में बता सकते हैं कि ये उत्तर में है या पूरब में है या किस हिसाब से आपके जो शहर है उसकी स्थिति है। तीसरा है, आपके शहर में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां आपके देश में बोला है। तो सीधी सी बात है, आप बता देंगे कि हमारे देश में जो है 28 राज्य हैं और इनकी जो इतनी राजधानियां हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सिंपल, आप वन लाइनर आंसर है इसका। तीसरा है, पानी कहाँ से आता है आपके शहर में। तो सीधी सी बात है, आप बता देंगे कहाँ से आता है, जहाँ से भी आपके शहर में आता हो। पहला हमारा दिया हुआ है कि पानी के बचाव के लिए सबसे जो अच्छा तरीका है वो क्या हो सकता है और क्यों। तो यही हमारा जो है अपसारी, क्योंकि और सारे तो आपने देखा ये MCQ बेस हैं, इसका एक ही आंसर है। कोई भी बच्चा आंसर देगा वो रट के आंसर दे देगा, नहीं तो उसको पता होगा तो वो ऐसे ही आंसर दे देगा, उसके सबके सेम आंसर होंगे। लेकिन यहाँ पे इसके तरीके पूछे गए हैं और क्यों पूछा गया, यानी इसमें तर्क सहित पूछा गया है। तो हर बच्चे का इसमें अलग अलग जवाब होगा, हर बच्चा इसमें अलग अलग अपना आंसर देगा। और पानी से बचने के कितने प्रकार के जो है वो तरीके हो सकते हैं ये भी हम लोग को पता चलेंगे। तो इसका जो बेस्ट आंसर हो जाएगा ये एक हो जाएगा, जो कि हमें रचनात्मक चिंतन करने पर बढ़ावा देगा एक बालक को। ठीक है, अगला है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। पहला है, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जब हम विश्लेषण नहीं करेंगे, मतलब बिना विश्लेषण के तो किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन के लिए जो प्रमाण है अप्रासंगिक होता है और व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा ये पहला हो जाएगा कि किसी भी प्रमाण का जो तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कोई भी रिजल्ट, किसी भी रिजल्ट पे पहुंचने से पहले हमें जो है उसका प्रमाण देख लेना चाहिए, उसकी तार्किकता देख लेनी चाहिए, वो कितने सुनियोजित ढंग से है, इसकी भी जो सत्यता है उसकी जांच कर लेनी चाहिए, तभी हमको उसका जो है मूल्यांकन करना चाहिए। अगला है हमारा, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। तो देखिए, समावेशी शिक्षा में सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या, विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक, यहाँ केवल लगा हुआ है, इससे आपका जो ये ऑप्शन है ये निगेटिव में चला जाएगा। लास्ट है हमारा, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के लिए परिणाम स्वरूप जो पाठ्यचर्या है उसका लचीलापन, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी बच्चों में व्यक्ति भिन्नता के अनुसार ही हम अपनी जो पाठ्यचर्या है, अपने जो पढ़ाने का मेथड है उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, उसमें हम लचीलापन ला सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाए और उनको जो है वो चीज़ें समझ में आए। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। अगला देखिए, अब कथन और कारक के भी जो क्वेश्चन है, कथन और कारक की बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गए हैं परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आने वाला जो अभी 2-4 साल के आप पेपर देखेंगे उनमें ये भर भर के क्वेश्चन 2-4 डालता है, आपके आएंगे ही आएंगे। तो इसका कथन पढ़ लेते हैं क्या है। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के जो प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। कारण इसका क्या है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो ये पहला दिया हुआ है, देखिए कथन तो दोनों सही है
लेकिन अगर हम इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो ये ए जो है इसकी व्याख्या नहीं करता, यानी दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। कथन तो दोनों सही है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर जो है भाषा के प्रभाव और जीन पियाजे हैं, इन दोनों के जो कथन है, इन दोनों के जो दृष्टिकोण है ये अलग अलग है। एक ने भाषा को मेन माना है, एक ने भाषा और सामाजिक उसको मेन माना है, एक ने क्या बोला है बच्चा स्वयं से करके सीखता है। ठीक है, इस चीज़ को उन्होंने मेन माना है, संज्ञानात्मकता का जो उन्होंने सिद्धांत दिया हुआ है। तो क्या है ये दोनों ही हमारे सही हो जाते हैं, लेकिन ए क्या है इसकी व्याख्या नहीं करता है। अगला देखते हैं हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। पहला देखते हैं समझ की अग्रवर्ती गहनता, दूसरा है हमारा सीखने की तेज गति, तीसरा है समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, ये तो नहीं होगा, शारीरिक विकास की तेज गति। तो देखिए प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं ये क्या होते हैं, इनमें सीखने की जो है अग्रवर्ती गहनता होती है, यानी वो जल्दी जल्दी सीखते हैं और उनमें सीखने के लिए बड़ी आतुरता रहती है कि हाँ वो फास्टली सीखते हैं चीज़ों को, और इनकी जो सीखने की गति होती है वो भी बहुत तेज होती है। तो 1 और 2 सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला है हमारा श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो श्रवण बाधिता में देखते हैं, देखिए श्रवण बाधिता वाले जो बच्चे होते हैं इनके प्रभावी ढंग में जो संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। दूसरा है सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक और साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अगला है बच्चे के पास तेज आवाजें करके बच्चे को सुनने की अक्षमता से, अब इसमें ये तो कोई कारण नहीं बनता है। श्रवण बाधिता हमेशा कान की ऐसी शारीरिक समस्याओं नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, यानी जो सभी श्रवण बाधिता वाले जो बच्चे हैं उनको संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा, यानी जो उनको प्रभावी ढंग से जो संवाद करने की क्षमता होती है ये प्रभावित कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है हमारा संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो यहाँ पे संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार बात कर रहे हैं। तो पहला हो जाएगा ज्ञान व्यक्तिपरक होता है, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। तीसरा है प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। चौथा है ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, यानी जो प्रभावी अधिगम जो है ये सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, ये इसमें नहीं पूछा है, इसलिए ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उन्हें बाहरी रूप से नहीं, उन्हें आंतरिक रूप से मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है, अभिप्रेरित करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे बाहरी दिया है और यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का जो है उदाहरण है। तो पहला कौन सा है हमारा, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। ये तो कोई वो नहीं रहेगा, ये तो हम शिक्षक को प्रभावित कर रहे हैं, अपने आप से मोटिवेट नहीं है, आंतरिक अभिप्रेरणा पूछा है। दूसरा है व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। तीसरा है डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना। चौथा है हमारा पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। बिल्कुल नहीं, हम किसी इनाम को पाने के लिए अगर किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो हम इंटरनली मोटिवेट नहीं हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत आनंद के लिए वाद्य यंत्र बजाना जो हो जाएगा ये हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा। हम जब अंदर से मोटिवेट होते हैं तो हम ये चीज़ें करते हैं। अगला है हमारा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें कथन क्या है, शिक्षक को विद्यार्थी में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कारण इसमें बताया गया है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ये दोनों ही सही हो जाएंगे हमारे, और ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा ए क्या है वो सही व्याख्या करता है। ठीक, आर ए की सही व्याख्या करता है।
अगला है हमारा महारत। बात करते हैं महारत यानी कि निपुणता। लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? यानी आप बात करिए निपुणता की, बात कर लीजिए, यानी लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में, यानी निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है, इस लक्ष्य को बताना है। तो पहला हमारा क्या है, महारत लक्ष्य क्या होती है, विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों को अनुमोदन तथा मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। दूसरा है महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, और जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। ठीक है। तीसरा है महारत लक्ष्य दूसरों को अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि ये प्रदर्शन विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं। चौथा है महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि जो प्रदर्शन लक्ष्य होते हैं ये खुद के कौशल और कार्य की जो समझ होती है इसमें सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए जो महारत लक्ष्य होते हैं ये अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, यानी जो निपुणता लक्ष्य होता है प्रदर्शन लक्ष्य होता है। जो इनमें मुख्य अंतर क्या होता है कि जो महारत कौशल होते हैं ये किसी भी समझ में सुधार करने के लिए होते हैं, और जो प्रदर्शन की बात करते हैं, प्रदर्शन लक्ष्य की बात करते हैं, तो ये उच्च ग्रेड प्राप्त करने या फिर बाहरी पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए केंद्रित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला है भाई बहन के जो रिश्ते होते हैं उनके बारे में बात की गई है। तो माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं, और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान होते हैं, और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा है केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चौथा है कि सामाजिकरण की अधिक भूमिका नहीं होती, यानी भाई बहन के रिश्तों में सामाजिकरण की अधिक भूमिका जो है वो नहीं होती है। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, जो भाई बहन के रिश्ते हैं ये माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं, और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जो कि एकदम इसमें फिट बैठ रहा है। ठीक है। अगला है हमारा कथन और कारक से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। और इस कथन क्या दिया है, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। कारण है इसका क्या, विकासात्मक जो अंतर होते हैं ये आनुवांशिक और जो अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया की का क्या होता है, एक परिणाम होता है। तो इसमें देख लेते हैं, ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए आर दोनों सही हैं, आर क्या है, ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित कथनों में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद में जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो ये जो हमारा हो जाएगा इसमें बोला गया है। तो ये देखिए क्या है, भाषा और विकास का एक संवेदनशील जो दौर है इसके बारे में बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, वे विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना कैसे सिखाया जा सकता है। तो जो बच्चा पठन कौशल से में जो कठिनाई झेल रहा है वो उसे प्रणालीगत जो ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से ही सिखाना चाहिए। ठीक है। अगला बात करते हैं, बोध आधारित शिक्षण का जो अंतर्निहित सिद्धांत है यह विश्वास है कि, तो इसमें क्या है, शिक्षार्थी की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास जो है सही ज्ञान है।
तीसरा है ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। चौथा है शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी ऐसा करने के लिए सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी क्या है, ज्ञान का निर्माण कर सकेंगे। ठीक है, अगला है हमारा जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। तो ये किस प्रकार मदद कर सकता है, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, बिल्कुल भी नहीं। उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे तो वो मोटिवेट नहीं होगा, डीमोटिवेट हो जाएगा। उसे उत्तर प्रदान करें, अगर हम उसे उत्तर प्रदान कर लेंगे तो वो समस्या समाधान के कौशल को सीख नहीं पाएगा। समस्या समाधान का कौशल देखिए हम बच्चों में सृजनात्मकता डेवलप करते हैं। बच्चों में हम सृजन क्षमता का जो होती है उसका विकास करते हैं। तो उनको हम कोई भी समस्या दे देते हैं, वो किस प्रकार से उसका समाधान निकालते हैं, ये देखने का जो प्रोसेस होता है, ये करने का जो प्रोसेस होता है, ये इसी तरीके से हम जो है बच्चों में सृजनात्मकता उत्पन्न कर देते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। हम उसे कोई भी समस्या दे देंगे और फिर हम उसको विचार करने और मंथन करने पर जो है उसको मोटिवेट करेंगे कि तुम सोचो इस प्रॉब्लम का हल कैसे निकाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ ना कुछ आंसर नहीं देगा, वो सोचेगा, विचार करेगा, फिर कुछ ना कुछ उसके हल देगा। और कोई भी समस्या होती है तो ज़रूरी नहीं है वो एक ही तरीके से सॉल्व हो, उसके कई सारे उसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। यही एक सृजनात्मक बालक की पहचान होती है। तो बालक क्या है, कई तरीकों से उस समस्या का समाधान करेगा तो वो सृजनात्मक बालक कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करने का जो प्रोसेस है यही हमारा सही हो जाएगा। अगला है माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण किस पर केंद्रित होता है। तो ये किस पर होता है, ये हमारा हो जाएगा, पहला है सजा और शर्मिंदगी के डर से कि नहीं, बिल्कुल नहीं। सहकारी अधिगम और प्रतिस्पर्धी लोकाचार अनुबंधन और पूर्व वाला नहीं। जो माध्यमिक है, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूलन की कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, तो ये सहकारी अधिगम पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, जब सहकारी अधिगम होता है और जो कक्षाएं क्या होती हैं, कक्षाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित होती हैं, तभी जो शिक्षण प्रणाली है ये अच्छी मानी जाती है, तभी बच्चे सीख पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की की। भर के क्वेश्चन आते हैं। मैंने अपनी उसमें जो है लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी भी कराई है, ZPD और सारी चीज़ें भी बताई हैं। आपने मेरा वो वीडियो ना देखा हो, छोटा सा ही है 7-8 मिनट का, आपको बहुत अच्छे से थ्योरी उसमें समझ में आएगी और आपका वहाँ से क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो कोई भी लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। पढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास क्या है, यानी विकास है तो प्रकृति में असंतत है, गलत है। आनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, नहीं। सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, नहीं। सीधे सामाजिक संपर्क है इसके परिणाम से होता है। इनका जो सिद्धांत ही है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, उसी की थ्योरी से ही रिलेटेड इसमें दिया है कि उन्होंने समाज को और वातावरण को ज़्यादा इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, और भाषा को इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। मैंने आपको बताया था कि पियाजे क्या है, जो अहम वाक्य होता है, पियाजे क्या है, इसको अहम वाक्य मानते हैं जो बच्चे खुद से बात करते हैं, और लेव वाइगोत्स्की ने क्या है, उसको आत्म वाक्य माना है ना। तो ये दोनों प्राइवेट स्पीच माना है, और ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि किसने प्राइवेट स्पीच माना है, किसने अहम वाक्य माना है। तो अहम वाक्य पियाजे ने माना है, प्राइवेट स्पीच इन्होंने ही माना है। अगला देखते हैं। पियाजे के अनुसार जो गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी हैं, दुनिया की विभिन्न संस्कृति में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। और देखिए संस्कृति की तो बात नहीं आएगी क्योंकि इनका जो सिद्धांत है ये जो है संज्ञानात्मकता का है। संस्कृति पर, समाज पर, इन पर लेव वाइगोत्स्की ने किया है, तो ये नहीं होगा। उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चों का जो मन है ये लघु वयस्क मन होता है, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे के जो जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है, नहीं, जो अवस्थाएं होती हैं। चौथा है बच्चे के विकास में सार्वभौमिक
जो पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है, यही हमारा सही हो जाएगा। बच्चे के जो विकास के सार्वभौमिक पैटर्न है, इनका जो प्रतिनिधि निम्नलिखित में से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा क्या है, इसमें पूछा गया है। तो इसकी देखिए सीमा क्या है, वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है, वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता है, वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और समाज के कारकों पर ध्यान नहीं रखता है। तो ये हमारी इसकी सीमा हो जाएगी, क्योंकि सांस्कृतिक और सामाजिक के बारे में अगर बात करें तो लेव वाइगोत्स्की जी उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन क्या है, कथन दिया हुआ है, प्रत्येक वर्ष लता जो कि जो है कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनमें उनके क्षेत्र में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। कारण क्या है, लैंगिक यानी जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो ये किस बारे में बात कर रही है, तो देखिए ए सही है परंतु आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कैसे, देखिए वो क्या कर रही है, मोस्टली जो है वो क्या कर रही है कि जो प्रोफेसर है, यानी ऐसा लैंगिक, आपने पढ़ा होगा लैंगिक रूढ़िबद्धता के सिद्धांत में कि जो महिलाएं हैं वो गणित में कमजोर हैं, तो ये भी जेंडर स्टीरियोटाइप का ही वो है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए उसने गणित प्रोफेसर महिला को बुलाया है, और नर्स जो कि मोस्टली महिलाओं को ही लोग मानते हैं तो उसने पुरुष को बुलाया, यानी वो जेंडर रूढ़िबद्धता के उसको ख़त्म करना चाहती है, उसके चैप्टर को बताना चाहती है, उनकी जो समानता की उनको बताना चाहती है, उसके बीच में ख़त्म करना चाहती है, इस वजह से उसने ऐसा किया है। ठीक है, ये जन्मजात नहीं होती है। अगला है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं। दूसरा है, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा है, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं। चौथा है, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए, एक जो प्रगतिशील कक्षा होती है इसमें क्या करते हैं, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं और एक दूसरे से भी प्रश्न पूछते हैं, और क्या करते हैं, स्वयं से भी प्रश्न पूछते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को कहा जाता है और उन्हें सीखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से जो जुड़ी हुई अपेक्षाएं हैं इनको जेंडर भूमिकाएं कहते हैं, और इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी जो है सिखाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण जो विचार हैं इसका समर्थन करता है। तो ये कौन करता है, ये बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है, ये इस पर इसका जो है समर्थन करता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत जो है वो प्रस्तावित किया है। तो देखिए, बुद्धि का आपने बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ा होगा, तो ये हार्वर्ड गार्डनर जी ने दिया है। इन्होंने कई प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया है। इन्होंने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की ही आलोचना की है। उन्होंने बुद्धि के जो वैकल्पिक यानी कई सारे जो है प्रकार बताए हैं। तो ये कौन हो जाएंगे, हार्वर्ड गार्डनर हो जाएंगे। इनसे भी क्वेश्चन सीटेट में जरूर पूछता है, 1 या 2 क्वेश्चन इनसे जरूर पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी। तो ये कौन सी होगी, पहला पढ़ते हैं, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना बिल्कुल ही गलत होगा। हमेशा आप उनको जो है नहीं करेंगे, आप जब वो अच्छा काम करेंगे और तब आप उनको ग्रेड देंगे या प्रतिपुष्टि प्रदान करेंगे। अगला है, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, सही है। तीसरा है, विद्यार्थी को याद करने के लिए पाठ सौंपना और उन्हें पाठ्य पुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए नहीं। विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक
निर्देश प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। उन्हें खुद से हम जो है पाठ सौंपे और ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। इसमें उन्हें हम स्वयं से अधिगम और चिंतन करने को देंगे और उनसे कहेंगे कि हम उनका मूल्यांकन करें। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्वयं से बच्चा कर रहा है, वो खुद एक्टिव हो रहा है। जब हम कोई भी चीज़ करके सीखते हैं तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, उसका मूल्यांकन कर पाते हैं। अगला हमारा कथन और कारक दिया हुआ है। कथन है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। कारण क्या है इसका? उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर, देखिए इसमें क्या होगा, पहला तो हमारा सही है, लेकिन ये कोई भी हमारा गैर उदाहरण, देखिए कभी कभी क्या होता है, हम उनको गैर उदाहरण देके भी बच्चों को समझा सकते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक क्या करें। तो पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें और फिर उसके भौतिक रूप पर आए। पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है, और फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानता है। तीसरा है, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आए। चौथा है, पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करें। तो इसका क्या आ जाएगा, पहले अवधारणा को संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा।